वीबीजी राम जी, ये एक एक्ट है। और जो मनरेगा आपने सुनी है 2005 में आई थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आया था 2005 में। अब उसमें क्या किया जाता था, आपके पास अगर जॉब नहीं है, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी। 100 दिन का वर्किंग डेज उसमें रहता था। तो वीबीजी राम जी, इसको थोड़ा अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप, तो बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज भी करा ऑपोजिशन ने कि कुछ नहीं, नंबर्स में चेंजेस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब जहां पे मनरेगा को आप देखोगे तो उसमें जो पैसा था वो पूरा सेंटर लगाया करता था। पर जो वीबीजी राम जी एक्ट आता है, अब एक्ट बोल रहे हैं, जब आपने एक टाइम पे किया था तो उस दिन हमने बिल वाले दिन पढ़ा था इसको और अगले दिन ये एक्ट बन गया था। अब एक्ट ही आपने यूज करना है। 2025 दिसंबर मंथ में ये पास हो चुका था। अब ये जो वीबीजी राम जी एक्ट है, मनरेगा का ही एक अपग्रेडेड वर्जन आपको दिखेगा। और इसमें मेंशन करा कि 100 दिन नहीं, अब 125 दिन हम कर रहे हैं। और जो काम रहेगा वो ऐसे नहीं है सेग्रीगेटेड, मतलब आपको पूरा स्कैटर्ड नहीं मिलेगा। स्कैटर्ड का मतलब होता है कि कोई भी काम आया विलेज के अंदर और आपने उसको पैसा एलोकेट करा और उसके ऊपर काम करवाना शुरू कर दिया। वीबीजी राम जी में 4 कंडीशन मेंशन कर दी। किसी के आसपास के जो काम धाम रहेंगे उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। इवन कोविड-19 की आपको याद होगी, कोविड-19 में बड़े सारे लोगों की जॉब चली गई थी, स्पेशली जो इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने भी जो जॉब अटेन करी थी, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट उनको मिला था, वो मनरेगा स्कीम के अंडर मिला था। इतना तो आपको पता ही है सभी को, मनरेगा के बारे में सभी ने सुन रखा है। ठीक है, अब जो चेंजेस हुए हैं पहले आपको वो पता होने चाहिए। अभी के लिए क्या इसमें अनाउंसमेंट करी है कि अब जितना भी पैसा एलोकेट करा जाएगा फ्रॉम जुलाई 1, जो भी काम धाम किसी भी रूरल एरिया के अंदर आएगा, वो किसके अंडर रहेगा? वीबीजी राम जी। मतलब अब मनरेगा को ये पूरी तरह से रिप्लेस कर लेगा। थोड़ा टाइम लग जाता है, एक्ट के बाद भी आपको गाइडलाइंस बनानी पड़ती है, फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। वो जो पिछला पैसा एलोकेट हुआ था वो ठीक से यूज हो जाए, उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। पर अब जुलाई 1 से जो वीबीजी राम जी है वो पूरी तरह से इफेक्ट में आ जाएगी। मतलब अब मनरेगा पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह पे वीबीजी राम जी आप सुनेंगे। अब ये जो वीबीजी राम जी है क्या, तो वी भी तो वही है, विकसित भारत जो 2047 तक बनना है। एंड राम यहाँ पे कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी जोड़ा गया था, पर वैसा कुछ नहीं है। इसकी फुल फॉर्म है एक प्रॉपर, दैट इज गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025। ये है वीबीजी राम जी। अब ये वीबीजी राम जी का जो इंस्पिरेशन है वो आपको कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 41 से भी लिंक करना है। अब जब मनरेगा आया था 2005 के अंदर, तो एक डीपीएसपी है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल नंबर 41 का मेंशन है। अब आर्टिकल नंबर 41 यहाँ पे राइट टू वर्क के बारे में मेंशन करता है, एजुकेशन, असिस्टेंस अगर इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपके एरिया में बहुत ज्यादा है, बूढ़े लोग बहुत हैं तो उनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए, बीमार हैं लोग उनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए, या कोई डिसेबल है उनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए। मतलब ये जो डीपीएसपी है ये स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है, एक गाइडलाइन दे रहा है कि आपको इनके लिए एफर्ट डालने चाहिए। तो वैसे आप क्या देख रहे हो, एक अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आ गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए आपको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन चला दिया एज पर द मनरेगा एक्ट 2005। ये चला दिया कि आपको हम क्या करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे, आपको 100 दिन का काम मिल जाएगा, उसके लिए आपको लमसम अमाउंट ऑफ मनी भी दिया जाएगा। अच्छा, ये हुआ। तो ये इंस्पिरेशन कहां से आया, तो डीपीएसपी से आपको दिख रहा है, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 41। एक राइट टू डिस्कनेक्ट बिल भी आया था, वो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए थे, मतलब प्राइवेट मेंबर थे तो उतनी इंपॉर्टेंस उसको मिली नहीं। और ये जो वीबीजी राम बिल था ये गवर्नमेंट बिल था, ऑर्डिनरी बिल था, तो ये इजीली पास भी हो गया था, आपने देखा था। अब ये जो वीबीजी राम जी है इसको बोल दिया गया कि जुलाई 1 से मनरेगा की जगह पे आपको क्या दिखेगा हर जगह पे, वीबीजी राम जी। तो रिप्लेसमेंट की बात करी, पर इस बारी आपसे सवाल बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर, अगर आपको पेपर देना है तो सबसे पहले फ्रेमवर्क देख लो। यहाँ पे ना अभी बिल लिखा है, पर ये अच्छा था आर्टिकल, मतलब ये जो सारी डिटेलिंग है आपको स्कीम के बारे में वो एक ही पर्चे पे दे दी थी। आपको अब याद रखना है, मैंने जो वर्डिंग है उसमें ऑलरेडी एक्ट लिख दिया हुआ है, तो वो एक्ट है सब जगह पे। पहले ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट के बाद बिल बनता है, बिल के ऊपर डिबेट्स होती हैं, फिर वो डिपेंड करता है किस टाइप का बिल है, फिर या तो सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी से वो पास करेगा, और कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लगेगी, और पास होने के बाद जाके वो क्या बनता है, नहीं, पहले प्रेसिडेंट का एसेंट लगता है, पहले उनका सिग्नेचर लगता है, फिर जाके बिल कन्वर्ट होता है इनटू एक्ट। तो ये प्रोसीजर रहता है आपके बिल्स का। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पहले क्या था, इंप्लॉयमेंट की गारंटी आपने दी थी। वो जो आर्टिकल नंबर 41 पढ़ा डीपीएसपी का, वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो आपको असिस्ट करना चाहिए। ये गवर्नमेंट को बोल दिया, स्टेट को बोल दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको हेल्प करें, तो उन्होंने कर दिया, वेलफेयर प्रोवाइड कर दिया। पर अब क्या बोला कि जो वीबीजी राम जी है वो राइट बेस्ड इंप्लॉयमेंट गारंटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये जा रहा है टुवर्ड सप्लाई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड स्कीम।
सप्लाई ड्रिवन, मतलब रिक्वायरमेंट किस चीज की है आपके रूरल एरिया के अंदर, तो उस रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करेगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेगा, प्लस हम सफर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसकी सप्लाई यहाँ पे डिराइव करी जाएगी। मतलब पहले आप क्या कर रहे थे, वेलफेयर के बिहाफ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हो, जबरदस्ती के भी कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, करप्शन की प्रैक्टिसेस भी उसमें हो रही है, मैल प्रैक्टिसेस हुई, पैसा गया था किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ना तो वो बना पर पैसा एलोकेट हो चुका है, कईयों का नाम रजिस्टर पे ऐड कर दिया गया है पर वो प्रॉपरली वो कभी आए भी नहीं थे वहां पे, बस नाम रजिस्टर्ड है, उनके नाम के ऊपर पैसा जाता जा रहा है। तो अब क्या बोला कि अब हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दे रहे, अब हम सप्लाई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, लाइवलीहुड स्कीम्स को यहाँ पे इंक्लूड करने की ट्राई करेंगे। इसके बाद पहले 100 दिन थे, अब कितना बोल दिया, 125 दिन वीबीजी राम जी के अंदर। फ्लेक्सिबल बजट था पहले, अब बजट के ऊपर कैप लगा दी, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट चलेगा सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर पैसा लगाएंगी और जितना पैसा वहां पे रिक्वायर्ड है तो उसके ऊपर एक कैपिंग लगा दी गई है। पहले फ्लेक्सिबल था बजट कि देना ही पड़ेगा 100 दिन का भत्ता, इतने लोग इन्वॉल्व करने ही पड़ेंगे, इतने वेजेस जाएंगे ही जाएंगे, पहले फ्लेक्सिबल था। अब क्या किया इन्होंने, बजट के ऊपर कैपिंग लगा दी। अब इसके बाद पहले ईयर राउंड चलता था, ये ईयर राउंड का मतलब है पूरे साल कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चलेगा और आपको वो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाएगा। पर वीबीजी राम जी ने बोला सीजनल पॉज भी अलाउड है। अब सीजनल पॉज का मतलब जैसे गेहूं का टाइम पीरियड था, हार्वेस्टिंग के टाइम पे लेबर चाहिए थी, अब अगर सोचो कोई प्रोजेक्ट सरकार ने भी चला दिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपके रूरल एरिया में सरकार ने भी चला रखा है और वहीं पे लेबर की भी डिमांड इमर्ज कर रही है फार्मर के एंड से, जो बड़े बड़े फार्मर होते हैं वो चाहते थे कि लेबरर आ जाते यहाँ पे हार्वेस्टिंग में हेल्प करवा देते। अब वो क्या बोलेंगे कि हमें तो वहां भी बुलाया है काम के लिए, आप भी बुला रहे हो, पर मैं दोनों जगह पे काम कर दूंगा पर पैसा ज्यादा लूंगा। तो इसमें क्या किया, सीजनल पॉज लगा दिया। सीजनल पॉज का मतलब है कि जब कोई खेती वाला काम चला हुआ है जहां पे लेबर की डिमांड ठीक ठाक रहेगी तो उस टाइम पीरियड में आपको कोई इंप्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं दी जाएगी, तो एक कंडीशन ऐड कर दी। लगे ये वाला डिफरेंस पता, पहले ईयर राउंड था, कभी भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है नहीं जाना है किसी को हार्वेस्टिंग के लिए तो उनके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि चलो उधर काम कर लेंगे। पर यहाँ पे क्या किया, सीजनल पॉज लगा दिया कि जब ऑलरेडी कोई हार्वेस्टिंग का काम चला है, कल्टीवेशन के टाइम पे कोई लेबर की रिक्वायरमेंट, किसी खेत के अंदर ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही है, फील्ड के अंदर ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो आप वहां पे जाके काम कर लो, रादर देन डिपेंडेंसी आप शो करें कि गवर्नमेंट ही हमें कोई काम प्रोवाइड करती। तो यहाँ पे सीजनल पॉज भी लगा रखा है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फंडिंग। फंडिंग जैसे ही मैंने बोला मनरेगा में सेंटर ही पैसा एलोकेट कर रहे हैं, तो मतलब वो सेंट्रली सेक्टर था जहां पे 100% पैसा कौन दे रहा है, सेंटर। तो स्टेट भी बोलती थी हमने एक और प्रोजेक्ट शुरू करा, एक और प्रोजेक्ट शुरू करा, मैल प्रैक्टिसेस के केस सामने आने लगे। अब क्या हुआ, सेंटर ने बोला नहीं हम अकेला पैसा नहीं देंगे, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनको भी पैसा देना पड़ेगा। तो 2 रेशियो बना दिए, एक तो 90:10 का, 90:10 आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे ये 90:10 का रेशियो रहेगा। मतलब जहां पे उतना इंडस्ट्रियल सेटअप आपको नहीं मिलता, इंप्लॉयमेंट के उतने सोर्सेस नहीं है, तो स्टेट के ऊपर बर्डन ना आए, तो इस वजह से 90:10 का रेशियो बना दिया। मतलब 90% पैसा लगाएगी सेंटर एंड 10% सिर्फ स्टेट पैसा यहाँ पे लगाएगा। अब इसके बाद दूसरा जो बोला नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60:40 का, 60% पैसा सेंटर लगा देगी और 40% पैसा यहाँ पे स्टेट लगा देगा। तो और जो बाकी यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर वाली 100% पैसा कौन लगाएगा, सेंटर, वो वैसे ही था। तो मतलब पहले मनरेगा कैसा था, सेंट्रल सेक्टर। अब कैसे दिख रहा है आपको, स्पॉन्सर्ड, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पेपर में दिख सकती है अगर वीबीजी राम जी के ऊपर आता है। तो ये अब कैसा है नेचर इसका, स्पॉन्सर्ड। तो एक बार ये हम डिफरेंस को अगर कंपेयर करें, जो मनरेगा आया था 2005 का, अब यहाँ पे बिल है, मैंने आपको बता दिया ये पहले अच्छा आया था आर्टिकल, तो इस वजह से मैंने यही वाले स्निपेट्स लगाए हैं, पर आपको बताया बिल नहीं है, अब एक्ट है, पीछे जो लिखा हुआ है वहां पे एक्ट ही मेंशन करा है। आप डिफरेंस पे फोकस करिएगा। नंबर 1, मनरेगा डिमांड ड्रिवन और ईयर राउंड चलता था, और ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था फ्रॉम द डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 41 से कि वेलफेयर करना है, और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट वाज द कीवर्ड कि अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रहे हैं तो हम कुछ जॉब प्रोवाइड कर देंगे। जबकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, बजट लिंक गारंटी दी जाएगी, मतलब बजट के ऊपर प्रॉपर कैपिंग लगेगी कि मतलब अच्छा नया प्रोजेक्ट निकल के आया है, कितनी कॉस्टिंग इस पे लग जाएगी, तो उस हिसाब से आपको कैप करके पैसा दिया जाता था। पहले बजट में ही अनाउंस कर देते थे कि इस बार मनरेगा के अंडर इतना पैसा हम एलोकेट करने जा रहे हैं। अब कैपिंग है, मतलब जब नया प्रोजेक्ट निकल के आएगा तभी आपको पैसे का पता लगेगा कि कितनी कैपिंग यहाँ पे रहेगी। नंबर 2, पहले वर्किंग डेज जो थे वो 100 दिन थे, अब जो वर्किंग डेज हैं वो आपको 125 डेज मिलेंगे। फंडिंग 90:10 सेंटर और स्टेट, और यहाँ पे फंडिंग 60:40 कर दिया है। रुको, ये सेंट्रल सेक्टर ही था, मतलब जहां पे स्टेट थी वहां पे 10, वैसे सेक्टर ही था, ये सेंट्रल सेक्टर ही था, यहाँ पे पैसा सेंटर ही लगाती थी आपकी, पर 90:10 का भी मेंशन करा हुआ है, तो शायद बीच बीच में जो स्टेट्स फ्लरिश थी वहां पे 10% पैसा लगता होगा। एक बार मुझे ये पॉइंट चेक करने देना,
वैसे सेंट्रल सेक्टर ही थी, पहले सेंटर ही लगाती थी पैसा। यहाँ पे मोस्ट स्टेट्स को बोला गया 60:40 का। इसके बाद स्कोप देखोगे, ये ब्रॉड है, ये फ्रेगमेंटेड है। यहाँ पे 4 फोकस्ड प्रायोरिटी सेक्टर्स आएंगे, याद रखना। यहाँ पे ब्रॉड बोला, फ्रेगमेंटेड बोला कि जो भी प्रोजेक्ट निकला वहां पे आपको इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे लिखा है 4 फोकस्ड प्रायोरिटी सेक्टर रहेंगे, मतलब 4 एरियाज हैं जो आपको स्पेसिफिकली पता होने चाहिए। टेक्नोलॉजी सपोर्टिव थी, ये मैंडेटरी और कोडिफाइड है, ये भी आगे लिखे हुए हैं। और ये यूनिवर्सल रूरलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहा था। ये रूरल एरियाज वो आएंगे जिनको सेंटर ने नोटिफाई कर दिया। आपको ध्यान होगा कुछ विलेजेस को बोला गया है कि ये अब म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट करेंगे, अगर पॉपुलेशन वहां पे बढ़ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है। तो इवन जो हमारे वाला विलेज था वो भी अब म्यूनिसिपैलिटी में आ गया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो अब म्यूनिसिपैलिटी में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो रूरल एरियाज हैं उनको कौन कोडिफाई करेगा, तो सेंटर कोडिफाई करेगा। तो उन्हीं रूरल एरियाज के अंदर वीबीजी रामजी एक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। अब थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग देखो। सबसे पहले 4 फोकस्ड एसेट प्रायोरिटी एरियाज हैं कौन कौन से। इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। 1 इज वाटर सिक्योरिटी वाला। वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड, मतलब वाटर रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो इसके अंडर आ जाएंगे। जैसे जल जीवन मिशन आपने पढ़ा था, टैप वाटर कनेक्शन आपको प्रोवाइड करने हैं, तो उसके लिए पाइपलाइंस भी लगेंगी। तो सारा प्रोजेक्ट किसमें आ गया, वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो वाटर से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बाद आ गया देन यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, वो सारे आ जाएंगे इसमें। अब वाटर सिक्योरिटी भी अपने में ब्रॉड वर्ड है, आपको रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, वो भी इसी का पार्ट है। तो वाटर सिक्योरिटी। नंबर 2 इज कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बोला कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव आपको दिखाई देगा। अब कौन से टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें शायद कनेक्टिविटी हो सकती है, कोई भी चीज आ सकती है जो रूरल एरिया में आपको बनानी थी चीज, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर आ जाएगा। देन लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लाइवलीहुड के ऊपर जब फोकस कर रहे हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं कि डेली वेजेस जाते रहे लोगों को, उसके ऊपर ये फोकस कर रहा है। क्लाइमेट रेजिलियंस वर्क, आजकल क्लाइमेट चेंज कर रहा है तो आप रेजिलियंस के ऊपर भी फोकस कर रहे हो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तो वो सारी चीजों को भी इंश्योर करना है। मतलब पहले क्या था, पहले डिफाइंड नहीं था वर्क इन शॉर्ट। अब इन्होंने क्या किया, 4 कैटेगरीज बना दी। तो इन्होंने बोला हमने डिफाइन कर दिया वर्क को, मनरेगा के अंदर ये डिफाइंड नहीं था, ये चीज यहाँ पे मेंशन करी। तो एक वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने में ही बहुत वाइड टर्म है, इसके अंदर लगभग सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ जाएंगे। एंड लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे मतलब लोगों को कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होती रहे। एंड चौथा आ गया क्लाइमेट रेजिलियंट एसेट क्रिएशन करनी है गांव के अंदर। तो इन सारी 4 जो मेजर एरियाज हैं इन पे वीबीजी रामजी फोकस करेगा। पहले ये डिफाइंड नहीं थे, अब ये 4 डेफिनेशंस वीबीजी रामजी के अंदर दे दी गई। इसके बाद नॉर्मेटिव फंडिंग फ्रेमवर्क आप देखोगे तो स्टेट वाइज एलोकेशन करी जाती है। मैंने बोला बजट में ही पहले अनाउंस कर देते थे, अब आपने देखा बजट के ऊपर कैपिंग लगा दी है। जब नया प्रोजेक्ट निकल के आएगा तभी बजट की एलोकेशन करी जाएगी, तो बजट की प्रॉपर कैपिंग है। पहले आपने सुना होगा कि मनरेगा के लिए समथिंग 1000 करोड़ रुपए एलोकेट करे गए थे, पर अभी कमी पड़ी है कुछ स्टेट में, तो दोबारा से फंड एलोकेट करना पड़ेगा। तो मतलब जिस दिन बजट की अनाउंसमेंट थी उसी दिन पैसे का अनाउंसमेंट कर दिया गया, टोटल कि किस स्टेट में कितना पैसा जाएगा वो सेंटर ने अनाउंस कर दिया। पर अब क्या होगा, बजट कैपिंग है। जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा तो जो भी वहां की लोकल बॉडीज हैं वो लेटर लिखेंगी, स्टेट के पास जाएगा, स्टेट देखेगा क्योंकि उनका भी हिस्सा है, अब प्रॉपर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। फिर वो सेंटर को फर्दर बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, आप अपना हिस्सा दे दो और हम अपना हिस्सा यहाँ पे लगा देंगे। तो बजट के ऊपर आप क्या देख रहे हैं, कैपिंग लगा दी। अब आपको पूरा अनाउंसमेंट, लमसम अमाउंट ऑफ मनी वो जरूर अनाउंस करेंगे, पर प्रोजेक्ट रिलेटेड नहीं होंगी। पहले ये पहले कर देते थे फेब मंथ के अंदर कि पूरा ये हमारा बजट अनाउंसमेंट है, इतना पैसा एलोकेट कर रहे हैं एज पर द वीबीजी रामजी। बाकी कॉस्ट शेयरिंग अगर देखें तो 60:40, 90:10 और बाकी 100% वो यूटीज जहां पे लेजिस्लेचर नहीं रहेगा, ताकि स्टेट्स की भी अकाउंटेबिलिटी बने और जो मैल प्रैक्टिसेस के केसेस सामने आ रहे थे वो और कम देखते हुए हम और कम हमें दिखाई दे। डिजिटल गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने बोला एक मैल प्रैक्टिस कि लोगों के नाम रजिस्टर पे लिख दिए पर वो कभी आए नहीं वहां पे, प्रेजेंट हाजिरी वहां पे थी नहीं उनकी। तो अब क्या बोला कि डिजिटली आप जब वहां पे जाओगे सेल्फी खींच के भेजोगे, वो जियो टैग्ड रहेगी कि ये एक्चुअल में जहां पे आज काम चला हुआ है वहां पे ये काम करने के लिए आया हुआ है। तो जियो टैगिंग का प्रोविजन ऐड कर दिया। जीपीएस जियो टैगिंग, एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट सच में निकला भी है नहीं निकला है, ऐसे तो नहीं कोई धांधलेबाजी करने की ट्राई कर रहा। तो इसमें क्या किया, डिजिटलाइजेशन ऐड कर दी। आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड बना दिया। अब ये डैशबोर्ड क्या है, जैसे आपकी अटेंडेंस लगती है कई जगह पे, आप थंब लगाते हो, वहां पे कईयों का आई स्कैन होता है, तो एकदम रियल टाइम मॉनिटरिंग आपकी वहां पे अटेंडेंस लग जाती है। तो वैसे ये रियल टाइम की अटेंडेंस रहेगी, इस डैशबोर्ड के ऊपर सारा अपडेट होगा। एंड इसके बाद लीकेजेस भी घटेंगी। लीकेजेस मतलब वो जो पैसा था ऊपर से 100 रुपया निकला था, नीचे 25 रुपए पहुंचे, तो वो लीकेज भी घटेगी जब आप सारी चीजों को डिजिटलाइज करोगे। वहां पे तो फिर अकाउंटेबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी कि पैसा गया कि नहीं गया, जो बेनिफिशियरी था उसी को मिला या नहीं मिला। आफ्टर दैट स्ट्रॉन्गर लोकल प्लानिंग,
जो हमारी ग्राम पंचायत प्लान्स हैं वो और बेटर वर्क कर पाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अब दिखाई दे रहा है। डिसेंट्रलाइज मतलब वो जो आप पढ़ते हो फेडरल, फेडरल का मतलब क्या था, सेंटर और स्टेट के बीच में आपने पावर को डिवाइड कर दिया। हमारा कोजाए फेडरल है, मतलब सेंटर की मेन से रहती है, देन स्टेट आता है, फिर लोकल बॉडीज आती हैं। हाँ मतलब बोल सकते हो आप, बाकियों की भी पॉलिटी नहीं हुई है तो मैं यूनिटरी बायस की तरफ नहीं जा रही, नहीं तो फिर फेडरल और यूनिटरी में भी डिफरेंस आएगा। यूनिटरी मतलब यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ऐसे याद रख लेना। यूनियन का हमेशा ही मेन से आपको दिखाई देगा, अब चलेगी ज्यादा किसकी, तो यूनियन की चलेगी। नेक्स्ट इज वीबीजी रामजी बिल। अब ये बिल लिखा हुआ है, अगेन यहाँ पे एक्ट आना था, ये मेरी गलती है, मैं इसको अपडेट कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि पॉवर्टी ऑलरेडी 25.7% से 4.9% पे आ चुकी है। मतलब ये बता रहे हैं कि गरीबी ऑलरेडी काफी रिड्यूस हो चुकी है। तो अब हमें एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ओनली फोकस करने की जरूरत नहीं है, अब सप्लाई ड्रिवन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, ताकि जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बन ही चुका है, अब थोड़ा सा हमें स्कीम्स ऐसी लेके आनी पड़ेंगी जो इनोवेटिव हो नेचर में। मतलब अब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं हम, अब थोड़ा आपकी जो इनोवेटिव कैपेबिलिटी है उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो ये चीज यहाँ पे बताया, थोड़ा प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएंगे। बाकी मनरेगा में बता दिया कि बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ था, कई बार जो वर्क थे वो शुरू तो कर दिए गए, पैसा पूरा दे दिया गया, पर वो बीच में स्ट्रैंडेड ही रहे। तो ये थोड़ा इसको क्रिटिसाइज करा, थोड़ा पॉलिटिकल डायमेंशन आ गया। बाकी क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी तो क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे ही वल्नरेबिलिटी में आ चुके हैं, तो इसके ऊपर भी फोकस करने की बात करिए। एंड फिजिकल प्रिडिक्टेबिलिटी, अब डिमांड ड्रिवन बजटिंग रहेगी, जब प्रोजेक्ट कोई शुरू होगा तभी आप पैसा एलोकेट करोगे, और स्टेट का भी जब रोल आएगा तो स्टेट की भी अकाउंटेबिलिटी बनेगी, तो ऐसी मैल प्रैक्टिसेस के केसेस आपको कम दिखेंगे। ये था आपका वीबीजी राम एक्ट, जिसका अभी के लिए नोटिफिकेशन बस इतना आया है कि जुलाई 1 से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा और मनरेगा की हो जाएगी रिप्लेसमेंट। पॉज जो रहेगा इसमें, सीजनल पॉज का जो मेंशन कर रहा था वो 60 डेज के आसपास ही रहेगा, क्योंकि उतना ही टाइम पीरियड रहता है आपका, अगर हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन का पूरा टाइम पीरियड लेके चले। अच्छा ठीक है, वो जो मनरेगा था वो पूरी तरह से सेंट्रली सेक्टर नहीं था, उसको भी आप स्पॉन्सर्ड ही बोलेंगे, पर 90:10 का रेशो था। मतलब जो स्टेट होंगी वो 10% पैसा लगाएंगी। ये मिस्टेक होगी मुझसे, यहाँ पे एक बार देख लेंगे सारे। ये वाला जो पॉइंट था ना यहाँ पे, ये ठीक है, 90:10 का शेयर है, सेक्टर नहीं है, स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि 90:10 है। स्टेट भी यहाँ पे अपना शेयर एलोकेट कर रही है, पर बहुत कम है, मतलब मैक्सिमम जो पैसा है वो 90% स्पॉन्सर्ड ही थी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पैसा है वो सेंटर ही दे रहा था, पर फिर भी स्पॉन्सर्ड है क्योंकि स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन आ जा रहा है। तो 90:10 दोनों ही स्पॉन्सर्ड है, पर अब जो बजट एलोकेशन है वो आपने देख लिया 60:40, और जो 90:10 वाला है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल वाला एरिया, वहां के लिए, और बाकी लेजिस्लेचर में 100% पैसा सेंटर ही देगा। तो ये 90:10 था, इसको याद रखना, ये वाली करेक्शन कर